Fr 15 0076 आलसी आदमी। तथाकथित जनजाति की बात करें तो वास्तव में वह सिर्फ एक बड़ा फार्म हाउस था। हालांकि फार्म के प्रवेश द्वार पर एक काले रंग का लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में न्यूरेन जनजाति लिखा हुआ था। स्काउट तितली के दृष्टिकोण से सभी ने उस समय एक कीट आकार के मानव को अकेले मिनोटॉर जनजाति की ओर चलते हुए देखा। और चलते चलते अचानक वह लंगड़ाने लगा। डिएगो और बानबियान के अस्तित्व के कारण निंग जी को दूसरे पक्ष की योजना का लगभग तुरंत ही पता चल जाता था। जैसे ही उन्होंने इसे देखा सबने तुरंत अनुमान लगा लिया, भाई निंग, क्या ये कीड़ा चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है? शेन झेंग ने आश्चर्य से कहा और बाकी लोग भी तुरंत गंभीर हो गए, क्योंकि उन सभी को इस बात का एहसास था कि अगर शेन झेंग की बात सच निकली तो बचे हुए लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा। बटरफ्लाई वॉरियर और हाफ साइड से मिली सटीक जानकारी के बिना शायद वे भी अंतर नहीं बता पाते। पुकारें। जैसे ही निंग जी हस्तक्षेप करने ही वाला था, बुल जनजाति की तरफ अचानक एक बदलाव आ गया। एक ठंडी चमक कौंधी और लंगड़ाते हुए कीड़े जैसे दिखने वाले इंसान की बाईं आंख अचानक फट गई और पल भर में खून हर जगह फैल गया। चू चेनेक्सी ने जल्दी से शियाओ निंगचू को अपने हाथ से ढक लिया ताकि वह इस खूनी दृश्य को न देख सके। दरअसल उस छोटी बच्ची ने इस तरह का दृश्य एक सप्ताह पहले ही देख लिया था और उसने अपनी बचकानी आवाज में कहा, माँ, इसे मत रोको, चूचू डरता नहीं है। चू चेनेक्सी ने अनजाने में अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी निगाहें निंगजी द्वारा प्रस्तुत दृश्य पर टिकी हुई थीं। इस दृश्य ने निस्संदेह सभी की इस अटकल की पुष्टि कर दी कि वास्तव में इस प्रतिभाशाली लोगों के कबीले में स्वजागृत विकासवादी मौजूद थे। ठंडी रोशनी बहुत तेज और अचानक थी, यहाँ तक कि निंगजी भी उसके स्वरूप के आधार पर उसे मुश्किल से ही जलतीर के रूप में पहचान पाया। उसकी आंखें फट गईं और उसकी खोपड़ी लगभग गोली से छलनी हो गई, लेकिन वह कीड़े जैसा दिखने वाला इंसान मरा नहीं। हमले के क्षण ही इसने एक तीखी चीख भी निकाली। क्लिक क्लिक क्लिक। चीख पुकार और जर्ग आर्थ्रोप्लास्ट की हिंसक कर्कश आवाजों के बीच सदर जर्ग जो छिपे हुए थे और चुपचाप इलाके को घेरे हुए थे अचानक अर्धवृत्ताकार संरचना में बाहर निकल आए। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? बात करना बहुत थका देने वाला है। उसी समय फार्म हाउस का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और एक सुस्त बेजान आवाज बाहर आई। एक छोटा सा कृषि ट्रक धीरे धीरे गेट के बीच से बाहर निकल रहा था। इस छोटे ट्रक को देखकर निंगजी और बाकी लोग पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस समय ये छोटा ट्रक एक छोटे ट्रक की तुलना में कैंपर वैन जैसा अधिक दिखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक कैंपर वैन है। पीछे के पूरे हिस्से को एक आलीशान डबल बेड में बदल दिया गया है। एक पुरुष और 4 महिलाएं प्रकट हुईं। पुरुष दुबला पतला और सुस्त था, जो बिस्तर पर कमजोरी से लेटा हुआ था। उसकी शारीरिक बनावट से ऐसा प्रतीत होता था कि वह अत्यधिक यौन गतिविधियों में लिप्त रहा होगा या फिर वह किसी अंतिम अवस्था से पीड़ित था। निंग जी ने अनुमान लगाया कि अभी बोलने वाला व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ दुबला पतला सुस्त आदमी था। ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने पर पूरा बिस्तर अपने आप हिलने लगा और 4 लड़कियां बड़े बिस्तर के दोनों ओर घेरा बनाकर खड़ी थीं। वे चारों महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं और नौकरानियों की पोशाक पहने हुए थीं। एक व्यक्ति केले के पत्ते से बना एक बड़ा पंखा लेकर बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को लगातार हवा कर रहा था ताकि उसे ठंडक मिल सके। एक व्यक्ति बिस्तर के पीछे खड़ा होकर उस आदमी के कंधों और पीठ की मालिश कर रहा था, जबकि अन्य 2 लोग उसे एक बड़े चम्मच से खाना खिला रहे थे। इसके बाद उस आखिरी व्यक्ति ने दोनों हाथों से उस आदमी का जबड़ा खोला, जाहिर तौर पर उसे चबाने में मदद करने के लिए। यह धिक्कार है। यह आदमी इतना आलसी है कि इसे अपना खाना चबाने के लिए किसी की जरूरत है। इसे प्रतिभाशाली लोगों का समूह माना जाता है, लेकिन ये तो आलसी लोगों का समूह जैसा लगता है। अपने सामने का दृश्य देखकर शेन झेंग ने जोर से शिकायत करने से खुद को नहीं रोका। दरअसल न केवल उसे बल्कि निंग जी समेत हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो इस समय उनके दिमाग में लाखों घास मिट्टी के घोड़े दौड़ रहे हों। हालांकि निंग जी और चू चेनेक्सी दोनों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि बिस्तर पर लेटे 5 लोगों में से यह सुस्त दुबला पतला लड़का सबसे मजबूत था। इससे उत्सर्जित होने वाली डार्क एनर्जी की उतार चढ़ाव द्वितीय क्रम मानक तक पहुंच गई। इस समय द्वितीय श्रेणी की इकाइयां इतनी आम नहीं हैं। अभी अभी सिर में गोली मारने का वो हमला जरूर इसी नीच आदमी ने किया होगा। दुबले पतले आदमी के आसपास मौजूद चारों नौकरानियां वे सभी जागृत और विकसित प्राणी हैं। निंग जी थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की जनजाति की प्रकृति को तुरंत समझ गया।
यह एक स्वतः स्फूर्त जमीनी स्तर का पीड़ित संगठन है। उसमें मौजूद जीवित बचे लोग या तो वायरस से संक्रमित थे या फिर ऐसे विकसित व्यक्ति थे जो स्वयं जागृत हो गए थे। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन मौजूदा स्थिति में वे एक ऐसी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस कीड़े जैसे दिखने वाले आदमी ने अपने चेहरे से खून पोंछा, जिससे उसकी आंखों में भयानक छेद दिखाई दिए, फिर भी वह पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। वे वास्तव में काफी शक्तिशाली हैं, संभवतः दूसरी श्रेणी के अंधकार ऊर्जा प्राणियों में से हैं। वे पहले बहुत लापरवाह थे। इसके बाद उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे एक कमजोर और दुबले पतले आदमी ने हरा दिया, जो उससे भी ज्यादा कमजोर था। दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह आलसी आदमी, जिसने बड़ी मुश्किल से एक निवाला चावल निगला था, ने खाने की पहल की नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि उसने खाना शुरू कर दिया। पुकारें। निंग जी और अन्य लोगों के आश्चर्य के बीच बच्चे ने अपना मुंह खोला और एक पानी का तीर थूक दिया। जी हाँ, पानी की बौछार, लार की बौछार। उनकी शक्ल, सूरत और व्यवहार से ऐसा आभास होता था मानो वे अपने प्रतिद्वंदी को गाढ़े बलगम से भरे मुंह से ही नष्ट करने वाले हों। जब दूधिया सफेद झागदार पानी का तीर प्रकट हुआ तो निंग जी और अन्य सभी लोग अचंभित रह गए। यह बहुत बढ़िया है, अद्भुत, बिल्कुल अविश्वसनीय। सभी के रोंगटे खड़े हो गए और शेन झेंग ने तो सीधे तौर पर शिकायत भी की। लार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम घृणा से मर जाओगे। इस आदमी की आक्रमण शैली तो बिल्कुल उसी जैसे आलसी राक्षस के लिए उपयुक्त है। निंग जी ने एक पल सोचा और गहरी आवाज में जवाब दिया, सबसे आलसी व्यक्ति भी इस हद तक नहीं जाएगा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो यह आदमी भोग विलास से ग्रसित एक आलसी उत्परिवर्ती होना चाहिए। वूश 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 वूश, एक तीखी चुभने वाली आवाज गूंजी और फिर सभी ने सचमुच देखा कि लार के चारों ओर छिटकने का क्या मतलब होता है। नहीं, ये सिर्फ चारों दिशाओं में पानी का छींटा मारना नहीं है, ये चारों दिशाओं में पानी का छींटा मारना है। पलंग पर उसके पीछे बैठी लड़की ने दोनों हाथों से उस आलसी आदमी का सिर ऊपर उठाया और उसके हमलों की दिशा को नियंत्रित किया। इसी बीच दूसरे जीव ने ज्वार की लहर की तरह अपने मुंह से पानी के तीर उगले और चटकने वाले पानी के तीरों की एक श्रृंखला के साथ वह काले हरे रंग के कूदने वाले कीड़ों की पहली लहर को पीछे हटाने में कामयाब रहा। यहां तक कि उनके बीच छिपा हुआ तितली योद्धा का आधा हिस्सा भी लगभग घायल हो गया था। इससे निस्संदेह सदर जर्ग दस्ते के लिए हमले का बिगुल बज गया। पलक झपकते ही सभी कुलीन काले नीले कूदने वाले कीड़े, कुलीन रक्त धारीदार उड़ने वाले कीड़े, विशाल ढाल भरिंग और 8 सींग वाले लुढ़कने वाले भरिंग, कुल मिलाकर कई हजार सदर कीट एक तेज और भयानक लहर की तरह बुलमेन जनजाति की ओर टूट पड़े। हालांकि इस संख्या से आसमान को ढकने जैसा कोई अतिरंजित प्रभाव तो नहीं पड़ा, फिर भी इसने उन्हें ऑसम ट्राइब के मुकाबले संख्यात्मक रूप से पूर्ण लाभ प्रदान किया, जिसमें केवल 1 दर्जन के करीब लोग थे। अत्यधिक संख्यात्मक श्रेष्ठता के तहत भले ही आलसी आदमी का जल तीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को रोक नहीं सकता था। कीड़ों का झुंड उमड़ पड़ा और ऐसा लग रहा था कि न्यूरेन जनजाति सदर कीड़ों के झुंड में डूबने ही वाली है। खेत के चारों ओर अचानक भयानक लपटें उठ उठीं, जिससे हमला करने वाले सभी सदर कीट जलकर राख हो गए। उच्च पॉलीमर परमाणु तापीय ऊर्जा बिजली। पूर्व विशेष बल सैनिक जियाओ ईरान ने एक नज़र में ही आग की लपटों के स्रोत को पहचान लिया। यह आग और बारूदी सुरंग का नया प्रकार है जिसे हुआशिया फेडरेशन ने पिछले साल ही विकसित किया था। ये सैन्य उपकरण है। ये हो सकता है नियंत्रण से बाहर। क्या इस कुलीन समूह में भी साथी योद्धा मौजूद हैं? शियाओ ईरान, शिन तियानई, चेन शुओ और सेना के बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि और अधिक विचार करने पर सभी को तुरंत राहत महसूस हुई। पृथ्वी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें सैन्य कर्मियों की संलिप्तता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आम सैनिकों के अनुभव नागरिकों के अनुभवों से लगभग कोई भिन्न नहीं होते हैं। जिस बात ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया वह थी दूसरी तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियार। यह उच्च पॉलीमर थर्मल बिजली कहां से आए? चेन शुओ, जो शायद ही कभी बोलता था, ने कर्कश आवाज में अपना मुंह खोला। निंग जी चुप रहा, जाहिर तौर पर वह भी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। युद्ध के मैदान में जैसे ही आग की दीवार भड़क उठी, न्यूरेन जनजाति पीछे हटने लगी। वे अपनी ताकत से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि वे सदर जर्ग का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक स्थितिगत रक्षात्मक रणनीति अपनाई। निंग जी ने अनुमान लगाया कि ये दिखने में साधारण सा छोटा सा फार्म हाउस जाल और तंत्रों से भरा होना चाहिए।
निंग जी ने सुपर ट्राइब की प्रशंसा की। कम से कम वे भयानक सदर कीटों का सामना करते समय शांत और संयमित रहने में सक्षम थे। जैसा कि निंग जी ने भविष्यवाणी की थी, जब सदर सर्ग अपनी अग्नि दीवारों के साथ खेत के पास पहुंचे तो पलक झपकते ही अनगिनत लेजर तोपों से गोले दागे गए। हालांकि ये हमला पहले वाले हमले की तुलना में कहीं कम प्रभावी था। पहली बार तो इसलिए हुआ क्योंकि विरोधी अप्रत्याशित रूप से हैरान रह गया था, लेकिन अब वे पहले से ही लड़ाई के बीच में हैं। जैसे ही ऑरोरा प्रकट हुआ, शील्ड बीटल का एक दस्ता पहले से ही झुंड के सामने मौजूद था। डार्क एनर्जी के संवर्धन के साथ उनका कीट कवच इतना मजबूत हो जाता है कि उच्च ताप वाली लेजर बंदूकें भी उन्हें नगण्य क्षति पहुंचा सकती हैं। अब जो लोग आग की दीवार में घुसने में सक्षम होते हैं, वे काफी शक्तिशाली होते हैं। उनकी काली ऊर्जा का प्रवाह काफी घना होता है, और हालांकि उनकी सतह आग की दीवार से काली हो जाती है, लेकिन वास्तविक क्षति महत्वपूर्ण नहीं होती है। स्विश स्विश स्विश, तादा, बूम बूम। चीनी संघ की ओर से विभिन्न हथियारों से सदर झुंड पर हमले किए गए, लेकिन इसका प्रभाव बहुत सीमित था। गर्जन, क्लैंग, नन्हा सा सदर रोलिंग ब्लेड बग, जो एक मानवाकार योद्धा कीड़ा है, ने दहाड़ मारी और अपने अग्रभागों को बड़े बड़े ब्लेड की तरह उठाकर नीचे की ओर वार किया। हंसना, भूसे के ढेर के पीछे से गोली चला रहे एक व्यक्ति की कमर कट जाने से चारों ओर खून के छींटे उड़ गए। जमीन पर पड़े दोनों क्षत विक्षत शरीर दर्दनाक रूप से तड़पने लगे और फिर जल्दी ही बेजान हो गए। खून की तेज गंध हवा में फैल गई, जिससे सदर के सभी कीड़े तुरंत जाग उठे। उन्होंने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और भी अधिक उत्तेजित होकर चीखें निकाली और अपने आसपास मौजूद अन्य मनुष्यों पर झपट्टा मारा। पुकारें, टकराना। तभी एक तेज सरसराहट की आवाज आए और 7 रंगों की लपटों की एक लकीर तेजी से गुजर गई। कमान संभाल रहे कीड़े जैसे दिखने वाले इंसान का सिर पटाखों की तरह फट गया। जमीन पर खून और दिमाग के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो चिपचिपे और बेहद घिनौने थे। लेकिन वे निम्न दर्जे के सदर कीट, मानो उन्हें कोई स्वादिष्ट व्यंजन मिल गया हो, उन्मादपूर्वक लड़ने लगे और उसे चट कर गए। उनकी रक्षा करो। 7 रंगों की ज्वालाओं की यह धारा स्वाभाविक रूप से निंग जी द्वारा किया गया एक अचानक हमला था, जो उसकी तीसरी श्रेणी की परिपक्व अवस्था की शक्ति के विरुद्ध था। दूसरे दर्जे के कीट मानव उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें मारने के लिए उनका एक स्पर्श ही काफी है। जैसे ही निंग जी ने बोलना समाप्त किया, चू चेनिक्सी, शियाओ यिरान, शिंग त्यानई और अन्य लोग अपने आंतरिक स्थान से मुक्त हो गए और तुरंत युद्ध में शामिल हो गए। चू चेनिक्सी ने नेतृत्व संभाला, उसके पैर हल्के से पड़ रहे थे और लताएं हिल रही थीं, जिससे उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में मौजूद सभी कीड़े तुरंत बंध गए। क्लिक क्लिक क्लिक, एक हरी रोशनी चारों ओर घूमने लगी, लताएं सिकुड़ गईं और अचानक दांत पीसने जैसी आवाजें गूंज उठीं। लताओं के भीतर मौजूद कीड़े पल भर में मुड़ गए और विकृत हो गए, अपनी सारी जीवन शक्ति खो बैठे। जियाओ यिरान की मुट्ठियां भयंकर लपटों से घिरी हुई थीं, और उनका हर मुख का सदर कीटों के कवच को भेदकर उनके सिर को राख में बदलने के लिए बाध्य था। उसके पूरे शरीर को ढकने वाली लाल लपटें उसकी बढ़ती हुई युद्ध भावना के साथ और भी तीव्र हो गईं, जिससे वह युद्ध के अग्नि देवता जैसा दिखने लगा जो सब कुछ जलाकर राख करने के लिए तैयार था। शिंग त्यानई की डार्क गोल्ड बटरफ्लाई शील्ड व्यापक और घुमावदार गतियों के साथ चलती है, जो आक्रमण और रक्षा के बीच सहजता से बदलाव करती है। कीड़ों के झुंड के भीतर गहराई में होने पर भी ऐसा लगता है मानो वह किसी निर्जन भूमि में हो, अजय और अपराजय। पलक झपकते ही इसने आसपास के सदर कीटों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने नैनोस्केल कृपाण को हाथ में लिए हुए चेन शुओ ने हिंसक रूप से वार किया और उनके भीतर मौजूद अंधकार में ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर लिया। उनकी पीठ पर बना तितली का टैटू धीरे धीरे और अधिक ठोस होता गया, जबकि सदर कीट मुरझाए हुए सूखे हुए शवों में बदल गए। झाओ जियाजिया, शेन झेंग और अन्य लोगों ने भी अपनी अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए सदर झुंड में तबाही मचा दी। अखाड़े में प्रवेश करने के बाद समूह ने अंधाधुंध हत्याएं की, जिससे उन्होंने अपने अंदर दबी हुई सारी निराशा को बाहर निकाल दिया। रंग बिरंगे पहिए के आकार के तितलियों के झुंडों के शामिल होने से निंग जी के समूह और न्यूरेन जनजाति के संयुक्त हमले में 10 मिनट से भी कम समय में हजारों सदर कीटों का सफाया हो गया। अगर हम बटरफ्लाई वॉरियर और हाफ साइड की स्थिति को नजरअंदाज कर दें, तो वे पूरी दुश्मन सेना का सफाया भी कर सकते हैं। कई उच्च स्तरीय सदर कीटों के सफाई को देखकर निंग जी ने तुरंत जैव विद्युत तरंगे छोड़ी ताकि डिएवो और जनजाति के शेष आधे हिस्से को पीछे हटने का मौका मिल सके। सदर कीटों के बीच खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें जीवित रखना निंग जी की पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। युद्ध के बाद दोनों पक्ष अपने अपने फार्म हाउस के सामने मिले।
वह आलसी आदमी लगभग हौंफते हुए हकलाते हुए बोला, तुम अच्छे हो, मेरे पीछे आओ। निंग जी को यह उम्मीद नहीं थी कि सदर कीटों से उत्पन्न खतरा समाप्त हो जाएगा। इस अद्भुत जनजाति का आलसी सरदार शायद निंग जी और उसके समूह को भर्ती करना चाहेगा। निंग जी अवाक रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाता, शियाओ ईरान तेजी से आगे बढ़ी। तुम इसके लायक नहीं हो, मरना। बूम! अचानक आग की लपटें फूट पड़ी, जिससे एक घातक आभा फैल गई। जियाओ ईरान को लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके शरीर पर जल रही लाल लपटें एक गर्जना के साथ चमकदार नारंगी रंग में बदल गईं। उसके शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक शक्तिशाली थी। वूश वूश वूश! चूंकि दूसरी तरफ ने पहली पहल की थी, इसलिए यहाँ का आलसी नेता पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने अपना मुंह खोला और तेजी से एक के बाद एक 3 पानी के तीर दागे, जिससे शियाओ ईरान के हमले के सभी रास्ते 3 बेहद मुश्किल कोनों से अवरुद्ध हो गए। सावधान! निंग जी ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उनकी चिंताएं वास्तव में अनावश्यक थीं। जियाओ ईरान ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया, बल्कि अपनी छाती सीधी की और थूक के तीनों तीरों का डटकर सामना किया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ! 3 कोमल ध्वनियों के साथ 3 तेज और तीव्र जल बाण उस क्षण पिघल गए जब वे शियाओ ईरान के शरीर पर नारंगी लपटों को छुए। इससे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह उदास आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। जब ज्वालाएं नारंगी रंग की हो गईं, तो शियाओ ईरान की गति और ताकत पहले से भी कहीं अधिक हो गई। एक पल में लार के 3 तीर गायब हो गए और अगले ही पल जियाओ ईरान की मुट्ठी उसके चेहरे पर जा लगी। टकराना! नारंगी रंग की लपटें 3 फीट से भी अधिक ऊंची उठी और शानदार जनजाति के आलसी नेता का पूरा चेहरा पूरी तरह से धंस गया था। वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा, मिट्टी में गहराई तक धंस गया और तुरंत उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। सौभाग्य से यह आदमी देखने में पतला लगता है, लेकिन वास्तव में ये काफी मजबूत है। मुक्का लगने के बाद भी उसने उठने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। उसने बस बेपरवाही से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने अपने सामने खड़ी शियाओ ईरान पर थूक की बौछार कर दी। हाँ, वह संघर्ष करने के लिए बहुत आलसी था। एक के बाद एक पानी के तीर तेज गति से उसके चेहरे पर लगे, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद नारंगी लपटों ने उन्हें तुरंत पिघला दिया। शियाओ ईरान ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा, और उसके पूरे शरीर पर लगी ज्वालाएं एक बार फिर बदल गईं। नारंगी रंग की लपटें, जो मूल रूप से आग की लपटों जैसी थीं, पल भर में सुनहरी हो गईं और लपटों की ऊंचाई भी बहुत बढ़ गई। शियाओ ईरान की आंखों की पुतलियों में आग की लपटें देखकर निंग जी और उसके साथियों ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक उसी समय जब शियाओ ईरान की सुनहरी लपटों से ढकी विशाल अग्निमुट्ठी उसके सामने खड़े दुबले पतले आदमी पर घातक प्रहार करने ही वाली थी। पास ही खड़े जिंग तियानई ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, कैप्टन शियाओ, शांत हो जाए। हालांकि इस आवाज ने जियाओ ईरान को नहीं रोका, बल्कि इसने उसका ध्यान आकर्षित किया। फिर एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जियाओ ईरान, जिसका शरीर सुनहरी लपटों से घिरा हुआ था, सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और बिजली की गति से जिंग तियानई की ओर दौड़ी। अंधकार में शक्ति से भरी एक मुट्ठी उसके चेहरे के ठीक सामने जोरदार प्रहार की तरह पड़ी। ओक्सावा, जियो ईरान, उठो! उस नाजुक क्षण में जियाओ ईरान को अपने दिमाग में अचानक तीव्र दर्द महसूस हुआ। एक ठंडी कठोर फटकार बिजली की तरह गूंजी, जिसने पल भर में उसके दिमाग को साफ कर दिया। महामहिम निंग, भाई निंग! सहज प्रतिक्रिया देते हुए जियाओ ईरान ने तुरंत निंग जी की ओर मुड़कर देखा। इसकी आत्मा की छाप के माध्यम से ही शियाओ ईरान जागृत हुई, जो क्रोधित हो उठी। अपने चेहरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर जलती हुई मुट्ठी को देखकर जिंग तियानई के माथे पर मौजूद ठंडा पसीना भाप बनकर गायब हो गया। भीषण गर्मी के कारण शिंग तियानई को प्यास लगने लगी। शिंग तियानई इसे टालना नहीं चाहता था, बस सब कुछ बहुत अचानक हो गया था। एक साथी के रूप में वह शियाओ ईरान के आसपास लगभग पूरी तरह से बेफिक्र रहता था। इसके अलावा सुनहरी लपटों से घिरे होने के कारण जियाओ ईरान की गति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई और उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। होश में आने के बाद शियाओ ईरान के शरीर पर जल रही लपटें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं और उनका रंग धीरे धीरे सुनहरे से लाल हो गया। बूढ़े शिंग, मुझे माफ करना। कुछ नहीं, अभी अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस बच्चे के शब्द बहुत ही हल्के फुल्के थे, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जियाओ ईरान ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक गुस्से में क्यों भड़क उठा।
और क्या स्पष्ट है, एक उन्मादी वायरस ग्रस्त क्रोधी प्रकार का उत्परिवर्ती। तभी बुल जनजाति की एक लड़की काले फ्रेम का चश्मा पहने बाहर आए। वह महिला लंबी नहीं थी और उसके कपड़ों को देखकर लगता था कि वह शायद इस हादसे से पहले एक छात्रा थी। लेकिन इस समय उसकी आंखें तेज थीं और वह बिल्कुल एक छोटी शेरनी जैसी लग रही थी। बोलते समय उनकी निगाहें बार बार चू चेनिक्सी की ओर जा रही थीं। तुम सबसे शक्तिशाली हो और ये तितली भी तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही इनके नेता हो, है ना? चू चेनेक्सी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो ऐसा लगता है कि ऑसम ट्राइब के असली नेता आप ही हैं। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम गलत हो, रे भी हमारा निर्विवाद नेता है। बात बस इतनी सी है कि वह बहुत आलसी है, इसलिए उसने मुझे अपनी जगह कबीले का प्रबंधन करने को सौंप दिया। चू चेनेक्सी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उसे पसली कहें। खाने में बेस्वाद लेकिन फेंकने में अफसोस, ये नाम उस पर काफी अच्छा लगता है। लड़की की पसलियां जमीन से खोदकर निकाली गईं और वह पूरे समय एक लकवाग्रस्त विकलांग व्यक्ति की तरह गतिहीन रहा। ऐसा लगता था मानो जरा सा भी परिश्रम करने पर वह मरने की इच्छा करने लगता था। आपके लहजे से लग रहा है कि आप ज़ुएफेक शहर के नहीं हैं। आप संघीय प्रवासी पक्षी कार्यक्रम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ज़ुएफेक शहर क्यों जा रहे हैं? चू चेनेक्सी ने बेतुके ढंग से जवाब दिया, भले ही जर पीछे हट गए हों, वे निश्चित रूप से हमारी जानकारी वापस भेजेंगे। यहाँ सुरक्षित नहीं है, चलो न्यूबी गांव वापस चलते हैं और वहां इस बारे में बात करते हैं। तुम जा सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम युद्ध क्षेत्र की सफाई कर दो। जनजाति के अन्य सदस्यों के साथ संक्षिप्त चर्चा के बाद लड़की ने चू चेनेक्सी के सुझाव पर सहमति जताई और यहां तक कि चू चेनेक्सी को विनम्रतापूर्वक याद भी दिलाया। चू चेनेक्सी ने इस सवाल पर बस मुस्कुरा दिया। निंग जी के तितलियों के झुंड की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमारे सहयोगी इसका ख्याल रखेंगे। मैंने आकाश में तितलियों के झुंडों को फड़फड़ाते हुए देखा और उनके साइफन जैसे मुखान ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। न्यूरेन जनजाति के सदस्यों ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और तुरंत अपना सामान पैक करके चू चेनेक्सी और उसके समूह के साथ न्यूबी गांव की ओर प्रस्थान कर दिया। सबके चले जाने के बाद निंग जी ने स्वाभाविक रूप से सावधानीपूर्वक सफाई करना शुरू कर दिया। आखिरकार जिसके पास मात्र घोंसला है उसके लिए यह निस्संदेह जीन और जीवन ऊर्जा को अवशोषित करने का एक अवसर है। डॉट 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 शाम की हल्की हवा मन को सुख और आराम देती है। कुछ लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे। बात करना। चुप्पी तोड़ने वाला पहला व्यक्ति वह बेहद आलसी पसली था। उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था और चोटों से लथपथ होने के बावजूद उसने कराहने की जहमत तक नहीं उठाई। यहां तक कि दवा भी उसे नौकरानियों की पोशाक पहने दो लड़कियों द्वारा फेनल की मदद से खिलाई गई थी। आलसी आदमी की बातें सुनकर शेन झेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, इस अद्भुत व्यक्ति का क्या मतलब है? क्या वह हमसे बात करना चाहता है? नौकरानी की पोशाक पहने दवा पिला रही लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हम उनके बारे में हमारी समझ के आधार पर शायद उनका यही मतलब है। चू चेनेक्सी मुस्कुराए और बोली, बातचीत करना अच्छा रहेगा। चश्मा पहनी लड़की ने सबसे पहले बात की, अच्छा, अब आप हमें बता सकती हैं, यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? अपनी ताकत से आप पवित्र नगर की ओर जा सकते हैं, विपरीत दिशा से न्यूबी गांव आने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ खड़ी निंग जी ने लड़की को ध्यान से देखा, वह जानती थी कि वह उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाएगी। लेकिन उस लड़की की निगाहें हमेशा लोगों को यह एहसास दिलाती थीं कि वह सीधे उनके दिलों में झांक सकती है। माफ कीजिए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह इतना आलसी क्यों है और उसका वजन क्यों नहीं बढ़ता? चू चेनेक्सी निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को यूं ही प्रकट नहीं करेगी और बगल में खड़ी झाओ जिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बीच में दखल दिया। अपने पीछे खड़े आलसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसने ईर्ष्या, जलन और आक्रोश भरी नजरों से पूछा। लड़कियां कुछ इस तरह की होती हैं, वे उन लोगों के प्रति ईर्ष्या और जिज्ञासा से भरी होती हैं जो बिना वजन बढ़ाए बहुत कुछ खा सकते हैं। वह एक आलसी उत्परिवर्ती है जो वायरल संक्रमण में लिप्त रहता है, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर आलसी हो। लड़की का स्पष्टीकरण संक्षिप्त था, लेकिन वास्तव में यह उल्लेख करने लायक कोई बात नहीं थी। अचानक नन्ही निंचू ने मुंह बनाकर पूछा, मम्मी, ये अंकल तो इतने आलसी हैं, ये पेशाब कैसे करते हैं? जब सबने शियाओ निंचू का सवाल सुना तो सब हैरान रह गए। सच कहूं तो अगर शियाओ निंचू ने इस बारे में बात न की होती तो वे इसके बारे में सोचते भी नहीं।
अब जब शियाओ निंगचू ने इस मुद्दे को उठाया है तो वे इस बारे में काफी उत्सुक हो गए हैं। इस समय उस आलसी व्यक्ति ने असामान्य रूप से थोड़ा शर्मिंदा होकर खांसा। बच्चे बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। जियांग जिन्यू द्वारा जियो निंगचू को एक तरफ ले जाने के बाद चू चेनेक्सी ने खुलकर बात करने का फैसला किया। हमारा इरादा किसी प्रवासी पक्षी योजना को लागू करने का नहीं है, इसके बजाय हम ताइहुआ शहर को वापस लेने के लिए सभी उपलब्ध बलों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर बुल जनजाति के सदस्य चौंक गए और फिर उनके चेहरों पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। उनके विचार में उनके लगभग 1 दर्जन लोग जर्ग के दांत भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। बेवकूफ बनाना। उस आलसी आदमी ने धीरे से 2 शब्द कहे और उसके बगल में बैठी लड़की तुरंत समझ गई। आपकी ताकत वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन ये परग्रही राक्षसों से लड़ने के लिए काफी नहीं है। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो अकेले जर्ग झुंड की रणनीति ही आपको थकाने के लिए काफी होगी। जब तक आपके पास कोई विशेष साधन या सुनियोजित योजना न हो तब तक आप इतने आश्वस्त नहीं हो सकते। अन्य लड़कियों के विपरीत निंग जी के सामने खड़ी लड़की की सोच में कोई सीमा नहीं थी। उसके पास असाधारण तार्किक तर्क क्षमता है, वह तुरंत सभी संभावनाओं का अनुमान लगा लेती है। चू चेनेक्सी और निंग जी ने इस बात की बहुत सराहना की। मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र होना आवश्यक नहीं है, आपको ये बात समझनी चाहिए। चू चेनेक्सी ने शांत भाव से इशारा किया, उसे पूरा भरोसा था कि लड़की की बुद्धिमत्ता को देखते हुए इशारा मिलते ही वह तुरंत समझ जाएगी। सचमुच चू चेनेक्सी की बातें सुनकर लड़की की आंखें चमक उठी। मैं समझ गया, आप कीड़े मकोड़ों और छिपकली जैसी प्रजातियों को आपस में लड़ने के लिए उकसाना चाहते हैं। हालांकि लड़की के चेहरे से हैरानी का भाव पल भर में गायब हो गया और उसने माथे पर शिकन डालकर पूछा, यह कोई आसान काम नहीं है, इन परग्रही जीवन रूपों में उन्नत बुद्धि भी मौजूद है। इसके अलावा उनकी सख्त पदानुक्रम प्रणाली को देखते हुए उन्हें उकसाना शायद इतना आसान नहीं है। लड़की के शब्द कुछ हद तक संयमित थे, लेकिन उनका अर्थ बहुत स्पष्ट था। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि चू चेनेक्सी की तथाकथित उकसावे वाली योजना किसी भी तरह से व्यवहार्य थी, क्योंकि वर्तमान में उनमें पराये जीवन से मुकाबला करने की शक्ति का अभाव है। ये तो बिल्कुल ही असामान्य बात है। ताकत के मामले में तुम उन छिपकली जैसे राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। संख्या के हिसाब से देखें तो कीड़े मकोड़े अपनी लार से आपको डुबो सकते हैं। कलह बोने के लिए आपके पास क्या पेशकश है? बिल्कुल सही, हम तो पहले से ही आप पर मेहरबानी कर रहे हैं कि हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, और आप तो उन्हें उकसाने के लिए बेवजह कोशिश करने की सोच रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे लालटेन से शौचालय में गंदगी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगा था कि तुम लोग काफी ताकतवर हो, लेकिन लगता है कि तुम इतने समझदार नहीं हो। क्या सामान्य जीवन जीना बेहतर नहीं होगा? अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, लेकिन हमें अपने साथ मत ले जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बुल जनजाति के अन्य सदस्य उस लड़की की तरह संयमित नहीं थे। समूह में मौजूद हटे कट्टे पुरुष ड्राइवर उत्तेजित हो गया और उसने जमकर आलोचना करना शुरू कर दिया। उत्तेजना में आकर उसने थोड़ी सी शराब उस आलसी आदमी के चेहरे पर गिरा दी और उस आलसी आदमी ने थोड़ा सा अपना मुंह खोला, जिससे शराब उसके मुंह में चली गई। वे इतने आलसी हैं कि अपनी जीभ भी बाहर नहीं निकालेंगे। बीमार। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और एक नौकरानी ने उस आलसी आदमी का चेहरा पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। आलसी आदमी, इन 2 सरल शब्दों ने ही उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया। चू चेनेक्सी ने मानो सबकी प्रतिक्रिया का पहले ही अनुमान लगा लिया था और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उनका व्यवहार बेहद यथार्थवादी है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश मनुष्य परदेशियों के प्रति घृणा की तुलना में कहीं अधिक भय महसूस करते हैं। तथाकथित प्रतिरोध का अंतिम लक्ष्य अक्सर जीवित रहना ही होता है। ये सामान्य बात है। अगर उनकी स्थिति अलग होती तो चू चेनेक्सी की स्थिति उनसे बेहतर नहीं होती, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। चलिए आगे की बात करते हैं। आपकी क्या योजनाएं हैं? निंग जी को बुल ट्राइब को पहली बार देखते ही उन्हें अपने संगठन में शामिल करने का विचार आ गया था। निंग जी का मानना था कि ऐसी परिस्थितियों में सबसे काय, स्वार्थी और भयभीत लोग भी जीवित रहने में सक्षम होंगे। हमारे भीतर जीवित रहने की इच्छा के अलावा प्रतिरोध की भावना भी हमेशा मौजूद रहती है। हालांकि उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, उन्हें एक नेता की जरूरत है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। अब निंग जी को उन्हें चू चेनेक्सी के रास्ते से ले जाना होगा। उसके बाद क्या होगा?
इस दुनिया का कोई भविष्य है भी या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। चलो एक एक दिन करके आगे बढ़ते हैं। चू चेनेक्सी की बातें सुनकर लड़की ने उस आलसी आदमी की तरफ देखा, उसका लहजा सामान्य और भ्रमित था। सच में, ये तो बुरा नहीं है। वैसे इतनी देर बात करने के बाद भी मुझे आपका नाम नहीं पता। आप आपदा से पहले छात्र थे, है ना? चू चेनेक्सी ने दूसरे व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा, और लड़की ने तुरंत आलसी आदमी की ओर मुड़कर देखा। जब उसने सहमति में पलकें झपकाईं, तो उसने पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हाँ, मेरा नाम नीना है और मैंने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अभी अभी बोलने वाले गुस्सैल चाचा मेंगलेई हैं। वो बिल्कुल आपकी टीम के उस फायरमैन की तरह हैं, एक गुस्सैल बेलगाम वायरस उत्परिवर्ती। हालांकि उसकी रूपांतरण क्षमता आग नहीं है और न ही वह गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। ये सुनकर अभिमानी और अडिग सैनिक राजा शियाओ ईरान अप्रसन्न हो गया। गिरगिट से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो उसे उदात्तीकरण कहता हूँ। सौभाग्यवश लाओ शिंग ने उसे वापस खींच लिया। ठीक है, एक छोटी लड़की से बहस करने की क्या जरूरत है? लड़की, बोलती रहो, उसे नजरअंदाज करो। युवा लड़की नीना ने उस आलसी आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक उसकी बात है, आपको कुछ तो अंदाजा होना चाहिए। भोगी वायरस का आलसी उत्परिवर्ती, हम बस इतना जानते हैं कि उसे रिप कहा जाता है। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता, क्योंकि यह आदमी हमें बताने में बहुत आलसी है। क्योंकि वह हम सब में सबसे बलवान था, इसलिए उसे कबीले का नेता चुना गया। उसके बगल में खड़ी 4 लड़कियां किन्सू, मिन क्यूई, बाओ शुआंग और लिन हुई हैं, और वे सभी अलौकिक शक्तियां रखती हैं। नीना ने न्यू रेन जनजाति के प्रत्येक सदस्य का परिचय कराया। चू चेनेक्सी ने तुरंत बटरफ्लाई नेस्ट के प्रत्येक सदस्य का परिचय देना शुरू कर दिया। तभी यह माना जा सकता है कि दोनों पक्ष वास्तव में एक दूसरे को जान चुके हैं। ये जानने के बाद कि कुलीन जनजाति स्नो पीक सिटी से आए हैं, चू चेनेक्सी ने अनायास ही स्नो पीक सिटी की स्थिति के बारे में पूछताछ की। नीना ने स्वाभाविक रूप से इस स्थिति को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। जुएफेग शहर की स्थिति ताइहुआ शहर से बेहतर हो सकती है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। आमतौर पर छिपकली जैसे दिखने वाले जीव व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत नहीं होते हैं, और हथियारों से लैस छिपकली जैसे जीवों की संख्या कीड़ों की तुलना में कहीं कम होती है। लेकिन ये लानत छिपकलियां जैविक हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। सैलामेंडर कबीले के जैविक हथियारों का जिक्र ही नीना को मुट्ठी भींचने और दांत पीसने के लिए काफी था। बैल जनजाति के बाकी सभी लोग आक्रोश से भरे हुए थे और क्रोध की आग में जल रहे थे। अपने देशवासियों की दुखद मौत की तस्वीरें उनके दिमाग में फिर से ताज़ा हो गईं जब उन्होंने उन्हें याद किया। उसका पूरा शरीर एक घोल की तरह गल गया और अंततः कीचड़ के पोखर में बदल गया। उनके शरीर घने शल्कों से ढके हुए थे, और अंततः वे न तो इंसान रहे और न ही छिपकली, बल्कि एक दूसरे को खाकर मर गए। उसका पूरा शरीर फोड़ों से ढका हुआ था, और वह उन घावों के सड़ने से मर गया। जब भी वे इस जगह के बारे में सोचते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वे अचानक हमला करने वाली इन छिपकलियों के टुकड़े टुकड़े कर दें। हालांकि वे जानते थे कि उन छिपकली नुमा प्राणियों के सामने वे किसी कसाईखाने पर रखी मछली की तरह थे, पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर थे। ये सोचते ही नीना की कसकर बंद मुट्ठियां थोड़ी ढीली पड़ गईं। नीना के गुस्से और निराशा को भांपते हुए चू चेनेक्सी उस दुखद दृश्य की कल्पना कर सकती थी। एक पल के लिए सब लोग चुप हो गए। नीना तुरंत शांत हो गई और आगे बोली, दरअसल हम शुरू से ही बैल जनजाति के सदस्य नहीं थे। हम सभी आसपास की जीवित बचे लोगों की बस्तियों में बिखरे हुए थे। तभी जर की एक नई प्रजाति प्रकट हुई जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थी। ये नए कीट जैसे जीव मनुष्यों में समाहित हो जाएंगे, फिर सुरागों का पीछा करते हुए बड़ी मानव बस्तियों का पता लगाएंगे, और फिर उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर देंगे। कई विलुप्तीकरण कार्यक्रमों के बाद इस क्षेत्र में बहुत कम मानवाकार प्राणी बचे हैं, और अब यहाँ कोई बड़ी बस्तियां नहीं हैं। क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि टीम में कोई बदमाश आदमी नहीं होगा, इसलिए छोटे छोटे उत्तरजीवी समूह अस्तित्व में आए। आलसी लोगों के नेता बनने का मुख्य कारण उनकी क्षमताओं के अलावा ये है कि वे विभिन्न चीजों के बीच अंतर कर सकते हैं। सच कहूं तो मौजूदा परिस्थितियों में स्नो पीक सिटी में जीवित बचे लोगों की संख्या आपदा से पहले की तुलना में ज्यादा से ज्यादा 20% से भी कम है। ये सुनकर निंग जी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वह एक बार फिर छिपकली जैसे दिखने वाले इंसानों और कीड़े जैसी प्रजाति के भयावह स्वभाव पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने छिपकली जैसे दिखने वाले इंसानों की जैव रासायनिक तकनीक को प्रत्यक्ष रूप से देखा था।
ये कहने की जरूरत नहीं है कि जर्ग द्वारा इन जर्ग जैसे प्राणियों को बनाने का उद्देश्य मानव बस्तियों की जासूसी करने से कहीं अधिक था। सदर जर्ग ने स्पष्ट रूप से अपनी आक्रमण रणनीति बदल दी है और उनका उद्देश्य अब केवल पृथ्वी के संसाधनों को लूटना नहीं है। उन्होंने पृथ्वी के मनुष्यों को आत्मसात करने की उम्मीद में कीट जैसे दिखने वाले मानव को एक गुप्त मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। ये सोचते ही निंग जी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सदर कीटों की सम्लन और उत्परिवर्तन क्षमताओं को देखने के बाद वह किसी और से बेहतर जानता था कि यह मानवता के लिए कितना भयावह था। उस समय पृथ्वी पर सभी मनुष्य या तो आधे मनुष्य आधे कीड़े जैसे राक्षसों में बदल जाएंगे या हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाएंगे। नहीं, ये संदेश चीनी संघ के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि उन्हें इन शापित साइबोर्गों से सावधान रहने की चेतावनी दी जा सके। साथ ही कीड़े मकोड़ों और छिपकलियों की प्रजातियों को लक्षित करने वाली योजनाओं में तेजी लानी होगी। लगभग तुरंत ही निंग जी ने सदर की जतीय जाति की परम बुराई का बहुत विस्तार से विश्लेषण कर लिया था। निंग जी, जिसने पहले कुछ और समय तक छिपने की योजना बनाई थी, ने तुरंत योजना को अंजाम देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शिक्षाओं का प्रसार। क्या आपको पता है कि छिपकली जनजाति का निकटतम गढ़ कहाँ स्थित है? चू चेनेक्सी को स्वाभाविक रूप से निंग जी के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। नीना ने सीधे जवाब दिया, न्यूबी गांव काफी दूर है। फायर लिजार्ड कबीले का सबसे नजदीकी गढ़ दक्षिण की ओर होना चाहिए। इसका उद्देश्य पृथ्वी से किसी भी मनुष्य को सीमा से भागने से रोकना है और ऐसा लगता है कि यह ताइहुआ शहर के जर्ग से बचाव के लिए भी है। छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों ने नियमित अंतराल पर रक्षात्मक चौकियां स्थापित कर रखी हैं। फायर लिजार्ड क्लैन के गुप्त गढ़ के बारे में जानना निस्संदेह निंग जी की योजना के लिए अच्छी खबर है। जैसे ही चू चेनेक्सी कुछ बोलने ही वाली थी, निंग जी की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी, जिससे वह अचानक बोल पड़ी, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? उन 3 अप्रत्याशित शब्दों ने नीना को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है कि मुझे यकीन है? क्या मैंने कुछ कहा? चू चेनेक्सी कुछ हद तक हैरान हुई और उसने तुरंत विषय बदल दिया। अगर, और मेरा मतलब है अगर, मैं आपको अपनी ताकत बढ़ाने की कोई तकनीक बताऊं, अगर हम आपको कम से कम समय में मजबूत बनने में मदद कर सकते हैं, तो क्या आप एलियंस के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने को तैयार हैं? चू चेनेक्सी का प्रश्न स्वाभाविक रूप से निंग जी के कहने पर ही था। नीना ने उस आलसी आदमी पर एक नजर डाली, उसके होंठ मुश्किल से हिले और चू चेनेक्सी की ओर उसकी निगाहें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। विरोध करो, माफ कीजिए, हम बस जीना चाहते हैं। नीना की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और बुल जनजाति के लोगों के सिर और नीचे झुकते चले गए। वे ये भी भलीभांति जानते हैं कि जो लोग उत्पीड़न का विरोध करने का साहस नहीं करते वे कायर होते हैं। लेकिन जीवन के मुकाबले कायरता क्या है? चू चेनेक्सी और निंग जी ने पहले ही इस मानसिकता का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार उन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। हालांकि उसके पास पहले से ही महाशक्तियां थीं, फिर भी उसे शक्तिशाली, रक्तपिपासु और क्रूर एलियंस का सामना करना पड़ा। जब जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करना हो तो भय और उससे बचना पूरी तरह से स्वाभाविक है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे वह अग्नि छिपकली कबीला हो या सदारकीट कबीला। इन परजीवियों की संख्या मनुष्यों से कहीं अधिक थी। वर्तमान में व्यक्तिगत युद्ध क्षमताएं डार्क एनर्जी विकास के प्रारंभिक चरणों में मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक हैं। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मुख्य घोंसले की मालकिन निंग जी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। मेरी योजना अवश्य सफल होगी और ताइहुआ शहर अवश्य ही मानव हाथों में वापस आ जाएगा। इस स्थिति में खड़े होकर और ताइहुआ शहर की वर्तमान हालत को देखकर उन्हें लगा कि अपनी क्षमताओं को देखते हुए वे निष्क्रिय नहीं रह सकते। योजना की सफलता दर बढ़ाने और आक्रमणकारी विदेशी जीवन को खदेड़ने के लिए उन सभी शक्तियों को एकजुट करना आवश्यक है जिन्हें एकजुट किया जा सकता है। बुल ट्राइब के ये उत्परिवर्ती निश्चित रूप से भर्ती करने लायक ताकत हैं। चाहे अपनी खुद की योजनाओं के लिए हो या पृथ्वी पर मानवता के भविष्य के लिए, निंग जी उन्हें भर्ती करने की संभावना को आसानी से नहीं छोड़ेगा। कम से कम एक बार कोशिश तो कर लीजिए। और आपके परिवारों के बारे में क्या? कुछ देर सोचने के बाद चू चेनेक्सी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो देखने में अटपटा लग रहा था। हालांकि इस सवाल ने एक चिंगारी का काम किया जिससे बुल ट्राइब के सभी सदस्यों की असामान्य भावनाएं तुरंत भड़क उठीं। मेरे पिता ने मेरी रक्षा करने के लिए कई छिपकली जैसे इंसानों को भगाने के लिए खुद को चारा बनाया। कीड़ों के हमला करने से ठीक पहले आखिरी क्षण में मेरी मां ने मुझे उड़ने वाली कार में धकेल दिया, लेकिन फिर जब नीना बोल रही थी, उसकी आंखें पहले से ही नम थीं और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे।
अचानक ही निराशा की भावना ने सभी के दिलों को घेर लिया, जिससे कुछ लोगों को अचानक आत्महत्या करने का विचार आने लगा। उन कमीने छिपकली जैसे इंसानों ने मेरे माता पिता को काटकर मार डाला, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची। मेंग लेई ने आगे कहा कि 2 मीटर से अधिक लंबे हटे कट्टे आदमी भी अपने माता पिता का जिक्र करते समय रोना नहीं रोक पाते थे। मेरी टोन टोन तो सिर्फ 3 साल की है। वो सिर्फ 3 साल की है। पसलियों के किनारे बैठी लिनहुई इतना रो रही थी कि वह अब एक भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। मेरी बहन को भी उन घिनौने कीड़ों ने खा लिया। मेरी दादी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे मंगेतर ने अभी अभी एक हीरे की अंगूठी खरीदी है और वह मुझे शादी का प्रस्ताव देने ही वाला है। किन्जू, मिंक्यूई और बाओशुआंग भी एक के बाद एक आंसू बहाने लगी। जब घोंसला उलट जाता है तो कोई भी अंडा साबुत नहीं बचता। वहां मौजूद सभी लोगों के रिश्तेदारों को विदेशी जाति के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। पसलियों के बारे में तो उन्होंने जवाब देने की जहमत ही नहीं उठाए, लेकिन उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान ने पहले ही उसके लिए सवाल का जवाब दे दिया था। मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली हूं। बुल जनजाति के सदस्यों की बातें सुनने के बाद चू चेनेक्सी का चेहरा भी गंभीर हो गया। महाशक्तियों के शीघ्र जागृत होने और अनगिनत बहादुर योद्धाओं के निस्वार्थ समर्पण के कारण मेरी बेटी और मैं जर्ग के हमले से बाल बाल बचे। इसलिए चू चेनेक्सी का लहजा अचानक बदल गया, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भर गई। मेरे कंधों पर बोझ 1000 पाउंड जितना भारी है। आप या तो भाग सकते हैं या परग्रही आक्रमण को अनदेखा कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। चू चेनेक्सी की बातें सुनकर बुल ट्राइब के सभी लोग चौंक गए, क्योंकि मैं जानती हूं कि उनके लिए, मेरी बेटी के भविष्य के लिए मुझे लड़ना होगा, मुझे संघर्ष करना होगा। मैं उनकी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का भविष्य छिपकली जैसे इंसानों और कीड़ों द्वारा बुने गए दुष्स्वप्न में बीते। जब चू चेनेक्सी बोल रही थी तो उसने सबकी ओर देखा और जिन लोगों की निगाहें उससे मिली, सबने अपनी नजरें फेर लीं। महान शक्तियों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लाती हैं। आप कुछ समय के लिए छिप सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। अगर हम जैसे लोग भी एलियंस की क्रूरता को नजरअंदाज कर दे तो फिर हम और किस पर भरोसा कर सकते हैं। संघ के प्रवासी पक्षी कार्यक्रम का मतलब है कि उन्हें अपने अधिकांश क्षेत्र और साथी पक्षियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या आपको सच में लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे? अगर आप सभी को पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर वे चूहों की तरह रहे, तो भी उन्हें ढूंढकर बेरहमी से खत्म किया जा सकता है। चाहे आप लड़ने की पहल करें या निष्क्रिय रूप से प्रतिरोध करें, सबसे बुरा जो हो सकता है वह है मृत्यु। तो फिर पहल क्यों न की जाए? जैसे जैसे चू चेनेक्सी बोलती गई, उसकी उत्तेजना बढ़ती गई और उसकी भावुकता ने बुल जनजाति के सदस्यों को आक्रोशित और शर्मिंदा दोनों कर दिया। उस दृश्य पर अनेक प्रकार की भावनाएं हावी हो गईं और सन्नाटा छा गया। ये शब्द स्वाभाविक रूप से निंग जी द्वारा बताए गए और फिर चू चेनेक्सी द्वारा दोहराए गए। हालांकि वे बेहद मार्मिक भावनाएं चू चेनेक्सी की सच्ची भावनाओं से उत्पन्न हुई थीं। काफी देर बाद आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले चुप्पी तोड़ने वाली चीज उस आलसी आदमी की पसलियां थीं। सूखा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब से वे रिप को जानते थे, तब से यह पहली बार था जब उसने इतनी बुलंद आवाज में बात की थी। पसलियों से प्रभावित होकर बुल जनजाति के सभी सदस्यों में किसी न किसी हद तक बेचैनी थी, लेकिन एलियंस की शक्ति और संख्या के विचार ने उस उत्साहपूर्ण साहस को पल भर में गायब कर दिया। चाहे आप मेरे साथ एलियंस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने को तैयार हो या नहीं, मैं आपको अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनने में मदद करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सभी की रगों में पृथ्वी के मनुष्यों का रक्त और आत्मा प्रवाहित हो रही है। अगर एक दिन हम परदेशियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में हार जाएं और मर जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मशाल थाम लेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चू चेनेक्सी ने न्यूरिन जनजाति के सदस्यों के साथ 100 सैनिकों की मार्शल आर्ट नामक एक बहुमुखी मार्गदर्शन विधि साझा की। 100 हथियार मार्शल आर्ट सबसे बहुमुखी अंधकार ऊर्जा मार्गदर्शक विधि है। इसे सीखने के बाद व्यक्ति अंधकार ऊर्जा का उपयोग करके सैकड़ों हथियार उत्पन्न कर सकता है और यहां तक कि मनुष्य और हथियार की एकता भी प्राप्त कर सकता है। इसकी व्यावहारिकता और शक्ति दोनों ही काफी अच्छी हैं। इसके अलावा नेता के करीबी होने के नाते उन्हें निंगजी और चू चेनेक्सी से विशेष व्यवहार प्राप्त हुआ। बाद वाले व्यक्ति ने नेचर बाइबल में काफी देर तक खोज की और अंततः अपने लिए द स्लीपिंग मशीन की एक प्रति ढूंढ ली।
तकनीकों का ये समूह व्यक्ति को सोते समय आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने और कौशल को निखारने की अनुमति देता है, जिससे अनगिनत रचनात्मक तरीकों के साथ पूर्ण सामंजस्य प्राप्त होता है। चू चेनेक्सी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद संपूर्ण न्यूरेन जनजाति अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने इस चीज के बारे में सुना था, कहा जाता था कि इसकी उत्पत्ति अधिकारियों द्वारा उल्लिखित एक रहस्यमय खंडहर से हुई थी। ज़ुएफेग शहर के उत्परिवर्ती फैट ड्रैगन ने खंडहरों में प्रवेश करने और इस मार्गदर्शक पद्धति को प्राप्त करने के बाद ही सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्ती के रूप में अपना खिताब हासिल किया। इन तकनीकों और संवर्धन विधियों से उनकी ताकत थोड़े ही समय में कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन खुशी के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उनके चेहरे धीरे धीरे उदास हो गए। उनके हाथों में उस तकनीक की शक्ति 1000 पाउंड के भार के समान भारी प्रतीत होती थी।